हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम टू किसाई। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो ए प्रेयर फॉर माय डॉटर है पोएम, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। ये पोएम जो है विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम को लाइन वाइज विद वर्ड मीनिंग रीड करके मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है। उस पोएम को ध्यान से सुने ताकि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकें। पोएम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी सुनने के लिए। लाइन वाइज उसमें विद वर्ड मीनिंग ये पोएम आपको बताई गई है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए एक छोटा सा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज दिया है। कई सारे कॉलेजेस में जो है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के एक पेपर हो चुके हैं, उसका पेपर भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी आज दिन में। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप का पेपर सेकंड सेमेस्टर में आया है। और बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी एग्ज़ाम कंटिन्यू है, तो एक रेफरेंस मिल जाएगा आपको। जो पहला वाला है, कंसीडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्राइवन हैंस द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ अपराइटिंग। द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है? मासूमियत। और सोल का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है आत्मा। मतलब ये इस लाइन में कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो हमारी असली मासूमियत को फिर से पा लेगी। रेडिकल इनोसेंस मतलब असली इनोसेंस मतलब मासूमियत। एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज़ सेल्फ डिलाइटिंग। और अंत में ये महसूस करती है कि वो आत्मनिर्भर है, क्योंकि वो खुद ही क्या होती है? सेल्फ डिलाइटिंग मतलब खुद ही वो खुद को खुश कर सकती है। सेल्फ अपीजिंग खुद ही खुद को शांत कर सकती है। एंड सेल्फ अपराइटिंग और खुद ही खुद को वो भयभीत कर सकती है, खुद ही खुद को वो डरा सकती है। ऐसा कब होगा? जब हमारी आत्मा जो है वो अपनी वास्तविक इनोसेंस जो है यानी कि असली मासूमियत जो है वो उसे प्राप्त कर लेगी। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज दी सोल बिकम इनोसेंट अगेन? आत्मा जो है वो इनोसेंट पहले की तरह इनोसेंट कैसे हो जाती है? तो देखो, पोएट ने इस पोएम में बोला है कि जब हेट्रेड जो है वो पूरी तरह बाहर निकल जाती है। वंस द हेट्रेड, ये देखिए पोएम सुनने के बाद ही आप आंसर्स को कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पहली लाइन में दिखा हुआ है, देखो, कंसीडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्राइवन हैंस, कि जब पूरी की पूरी घृणा नफरत मन से बाहर निकल जाएगी तो हमारी जो आत्मा है वो असली मासूमियत को फिर से प्राप्त कर लेगी। और वो ये सीख जाएगी कि खुद को कैसे खुश रखना है, खुद को कैसे शांत करना है और खुद को कैसे डराना है, भयभीत करना है। तो पहले वाले A1 क्वेश्चन का आंसर क्या है? हैंड इट इन नोट्स में है ये देखिए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वंस हेट्रेड इज ड्राइवन आउट। एक बार जब जो घृणा है वो पूरी तरह बाहर निकल जाएगी, द सोल बिकम्स इनोसेंट अगेन, तो जो हमारी आत्मा है वो फिर से मासूम बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज दी सोल लर्न टू डू, कि आत्मा जो है वो क्या करना सीख जाती है। देखिए यहाँ से इसका आंसर है द सोल लर्न्स टू सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग, सेल्फ अपराइटिंग। मतलब आत्मा ये सीख जाती है कि खुद को खुश करना है, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाती है। द सोल लर्न्स टू सेल्फ डिलाइट इट सेल्फ, टू सेल्फ अपीज एंड सेल्फ अपराइटिंग। मीन्स ये देखिए, द सोल लर्न्स टू सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ अपराइटिंग। सिर्फ इतना भी लिखेंगे ना, इतना भी आंसर लिखेंगे, सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अपीजिंग एंड सेल्फ अपराइटिंग, यू विल गेट फुल मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द पोएट इज सो कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट ऑफ द सोल, कि वाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो? वाई का मतलब होता है क्यों। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो पोएट है वो बहुत कंसर्न्ड है, किस चीज़ के बारे में? मतलब चिंतित है, स्टेट ऑफ सोल, आत्मा की स्थिति के बारे में पोएट बहुत चिंतित क्यों है? तो देखो इसका आंसर, द सोल इज अनरिकग्नाइज्ड, मतलब सोल जो है वो अनरिकग्नाइज्ड, अनकंकर्ड है, मतलब उसे जीता नहीं जा सकता आत्मा को। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ पेन एंड जॉय, क्योंकि ये पेन और जॉय से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती है, तो आत्मा को कभी जीता नहीं जा सकता। मतलब आत्मा जो है वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती। आपको खुद उसको खुद उसको शांत करना पड़ता है, खुद उसको खुश करना पड़ता है, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। बी देखते हैं, वेयर इज़ द चाइल्ड स्लीपिंग। तो पोएम पढ़ते हुए फर्स्ट लाइन में ही आता है कि वेयर इज़ द चाइल्ड स्लीपिंग, बच्चा कहाँ सो रहा है। तो पोएम पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। ये देखिए बच्चा कहाँ सो रहा है, ये देखो, अंडर दिस क्रैडल हुड। क्रैडल हुड होता है जो छोटे बच्चे का पालना होता है, झूला होता है वो। तो कहाँ पे सो रहा है चाइल्ड? द चाइल्ड इज स्लीपिंग, ये देखिए आंसर, द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द क्रैडल हुड, बच्चा जो है वो पालने में सो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है
व्हाट ऑब्स्टेकल्स स्टे द विंड, कि वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो हवा को रोकते हैं। तो इसका इतना इजी, एक लाइन में आंसर देना है बी वाले सारे क्वेश्चंस का। ये तो ये देखिए कौन कौन से 2 ऑब्स्टेकल्स हैं हवा के रास्ते में। पहला है ग्रिगोरीज वुड, यानी कि ग्रिगोरी नाम का जो जंगल है वो, और दूसरा है 1 बेयर हिल। बेयर हिल का मतलब होता है, बेयर का मतलब वैसे नंगा होता है, लेकिन यहाँ नंगा पहाड़ मतलब एक ऐसा पहाड़ जिस पर एक घास का पत्ता भी नहीं है, मतलब ना कोई फूल है, ना फल है, ना पौधा है, ना पेड़ है, कुछ नहीं है, उस पहाड़ पर कुछ भी नहीं है। तो जो 2 ऑब्स्टेकल हैं हवा के मार्ग में वो कौन कौन से, ग्रिगोरी का वुड रोक सकता है उस हवा को जो महासागर से उठ रही है, और दूसरा वो बेयर हिल। तो यही 2 ऑब्स्टेकल हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, वॉट इज़ द स्पीकर ब्रूडिंग अबाउट, कि स्पीकर ब्रूडिंग अबाउट का मतलब होता है चिंता करना, कि स्पीकर किस बारे में चिंता कर रहा है। तो देखते हैं आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये बी वाले तीनों क्वेश्चन का आंसर है, ये ए वाले तीनों क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आप लिख सकते हो इजीली। फिर द स्पीकर इज़ ब्रूडिंग अबाउट हर इन्फेंट डॉटर एंड हर फ्यूचर। जो स्पीकर है पोएम का वो एक पिता है जो अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करता है। तो यहाँ पर स्पीकर किस चीज़ के बारे में ब्रूडिंग अबाउट कर रहा है, मतलब चिंता कर रहा है अपनी नवजात बेटी के और उसके भविष्य के बारे में। मतलब उस समय वर्ल्ड वॉर 1 फिनिश हुआ था ना, तो बाहर का जो माहौल था वो बहुत खतरे का था, इसलिए पोएट ने अपनी जो उसको नई नई बेटी हुई है, बहुत छोटी है, वो भी इन्फेंट है, उसके भविष्य के लिए और उसकी चिंता के मतलब उसके बारे में जो स्पीकर है पोएम का वो चिंतित है। और स्पीकर कौन है, एक फादर है। विलियम बटलर ईट्स ने ये पोएम अपनी खुद की बेटी के लिए लिखी है। ईट्स ने जब उनकी बेटी पैदा हुई थी, उसको पैदा हुए हुए कुछ ही दिन हुए थे। अब आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हो गए। अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में आपके जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है विच काइंड, देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को अलग अलग रटने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, सबके आंसर्स। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है विच काइंड ऑफ हेट्रेड इज़ द वर्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। देखो ये वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब जब सुपरलेटिव तो उसमें आता है, जैसे देखो द वर्स्ट, वर्स्ट वर्स्ट द वर्स्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वर्स्ट है ये। विच काइंड ऑफ हेट्रेड इज द वर्स्ट, कौन सी वाली घृणा नफरत सबसे वर्स्ट है, सबसे बुरी है अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो आपने पोएम सुनी होगी तो आपको पता चला होगा ना कि जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है, यानी कि जो मानसिक जो दिमागी नफरत है वो सबसे बुरी है। आंसर देखते हैं इसका। In prayer for my daughter, W.B. Yeats considers what he really wants for his daughter, who at the time of his writing is yet an infant. A prayer for my daughter, इस पोएम में जो यीट्स हैं वो ये सोचते हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं, किस चीज़ पर विचार करते हैं अपनी बेटी के लिए जो वो चाहते हैं। और जब वो ये पोएम लिख रहे हैं तब उनकी बेटी एक बहुत छोटी नवजात बच्ची है, उसे पैदा हुए कुछ ही दिन हुए हैं। तो वो क्या क्या कंसीडर करते हैं देखिए। He wants her to grow to be beautiful and which फादर डजंट, वो चाहते हैं कि वो बहुत सुंदर बने, और सच है कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी सुंदर ना बने। बट नॉट सो ब्यूटीफुल दैट मैन लव हर फॉर द रॉन्ग रीज़न और दैट शी बिलीव्स ब्यूटी टू बी अल्टीमेट। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी सुंदर भी ना बने मेरी बेटी कि कोई भी जो व्यक्ति है, जो पुरुष हैं, वो उसे गलत कारणों से, रॉन्ग रीजंस मतलब गलत कारणों से प्यार करें, यानी कि उसकी अच्छाइयाँ देख के उसको प्यार ना करें, वो इतनी सुंदर है ये सोच के उससे प्यार करें, नहीं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सुंदर हो लेकिन इतनी भी सुंदर ना हो। दैट शी बिलीव्स ब्यूटी टू बी अल्टीमेट, और वो यही ना मान ले कि जो सुंदरता है वही सब कुछ है, वही अल्टीमेट है, मतलब इसके आगे कुछ है ही नहीं, सुंदरता है तो सब कुछ है। ही वॉन्ट्स हर टू बी चीफली लर्नेड, वो चाहते हैं कि वो चीफली यानी कि मुख्य रूप से वो क्या बने, गुणवान बने, मतलब उनकी बेटी में हर तरह के गुण होने चाहिए, मतलब अंतर से आंतरिक रूप से भी वो सुंदर बने। दैट इज़ मोर एजुकेटेड, इसका मतलब वो बहुत अधिक शिक्षित हो, एंड इंटेलिजेंट और ज्ञानवान हो, देन ब्यूटीफुल। मतलब वो कह रहे हैं कि जो फेशियल ब्यूटी है ना, मतलब चेहरे की सुंदरता से ज़्यादा वो शिक्षित होनी चाहिए और उसका मन सुंदर होना चाहिए, वो ज्ञानवान होना चाहिए। मतलब जो पोएट हैं वो उसके गुणों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यीट्स सेज, ये स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग ये वाली है देखिए, YEATS, यहाँ पे YEAST हो गई है, ये ऐसा हटाना है, YEATS बाद में आएगा। यीट्स सेज दैट एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट ऑफ हेट्रेड्स, मतलब यीट्स कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल हेट्रेड है, HATRED, वो सारी जितनी भी हेट्रेड है उनमें सबसे खतरनाक है, वो क्या है, वो है इंटेलेक्चुअल हेट्रेड, यानी कि मानसिक नफरत, दिमागी घृणा जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, सबसे ज़्यादा खराब है। ही यूजेज एन इमेज प्लांटीज हॉर्न, वो एक इमेज यूज़ करते हैं प्लांटीज हॉर्न, HORN है ये,
राइटिंग स्पेलिंग एरर है, टाइपिंग में एरर जो ही है। प्लेंटीज हॉर्न मतलब, प्लेंटीज का हॉर्न मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें जब कोई चीज़ आपको बहुत अधिक मात्रा में दी जाती है ना तब, तो वो इसके लिए प्लेंटीज हॉर्न का यूज़ करते हैं। इसकी स्पेलिंग है HORN, ये टाइपिंग एरर थी। इट सिम्बोलाइजेज द सोर्स ऑफ द रिच गिफ्ट्स दैट विल बी गिवन, और ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है, जो बहुत अच्छे अच्छे उपहार उसे दिए जाएंगे, सर्व टू हिज डॉटर, जो उसकी बेटी को दिए जाएंगे। एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेज इज द वर्स्ट, एक जो दिमागी घृणा है वो सबसे खराब है। सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर अकर्स, इसलिए उसे सोचने दो, मतलब दिमागी घृणा जो है वो सबसे बुरी है। मतलब कोई उसे गलत सलाह भी तो दे सकता है, उससे जेलसी की वजह से, नफरत की वजह से। तो वो कह रहा है कि मेरी बेटी को ये समझने दो कि जो ओपिनियंस है ना वो बेकार है, वो अभिशाप है, उनका कोई यूज़ नहीं है। मतलब खुद के दिमाग से डिसीजन लो, न कि दूसरों के ओपिनियंस पे निर्भर हो जाओ। He means that thinking oneself is smarter than others, holding her opinion to be the best and arguing for it is the worst sort of hatred. वो कह रहे हैं कि अपने आप को दूसरे से स्मार्ट समझना और दूसरे की मतलब किसी और ने जो सलाह दी है उसको बेस्ट समझना और एंड आर्ग्यूइंग फॉर इट, और इस चीज़ के लिए बहस करना इज़ द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ हेट्रेड। ये सबसे ज़्यादा खराब घृणा है। मतलब ये सोचना कि मैं ही सबसे स्मार्ट हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और जो दूसरे मतलब जो मेरी ओपिनियन है वो बेस्ट है, और बहस करना इस चीज़ के लिए कि नहीं मतलब जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, वो कह रहा है कि ये बहुत बुरी हेट्रेड है एंड द मोस्ट अनबियरेबल, और ऐसी है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। ही सपोर्ट्स दैट ए वुमेन कैन हील हर सेल्फ बाय गेटिंग अवे फ्रॉम हेटेड। वो कह रहे हैं कि एक महिला जो है वो अपने आप को हील कर सकती है अगर वो नफरत से दूर है। गेटिंग अवे मतलब घृणा से, नफरत से अपने आप को दूर कर सकती है। एंड ऑल्सो द वर्ल्ड कैन बी ब्यूटिफाइड बाय अवॉइडिंग हेटेड एंड डाइवर्जेंस, और ये जो दुनिया है इसे भी सुंदर बनाया जा सकता है अगर नफरत और घृणा है इसको डाइवर्ट किया जाए, मतलब इसको हटा दिया जाए जीवन से। Thus we can recover the innocence and we can be happy still। तो इस प्रकार हम जो हमारी मासूमियत है वो फिर से पा सकते हैं और हमेशा के लिए हैप्पी हो सकते हैं। सच बात है, अगर हम किसी के लिए नफरत नहीं रखेंगे, जेलसी नहीं रखेंगे हमारे दिल में, तो हमें कोई भी बुरा नहीं लगेगा ना। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, what does the speaker want his daughter to learn most of all? स्पीकर चाहते हैं कि उनकी बेटी सबसे ज़्यादा क्या सीखे। आंसर देखते हैं। Yeats in his prayer for his daughter wishes that she will learn to survive with grace and dignity in a world turned horrific। मतलब यीट्स चाहते हैं कि जो उनकी बेटी है वो सर्वाइव करना सीखे बहुत अच्छे तरीके से इस ऐसी दुनिया में जो हॉरिफिक हो गई है, जो भयानक हो गई, क्योंकि तभी है ना World War I तुरंत एंड ही हुआ था। ही होप्स दैट हिज डॉटर विल बी ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी एक छिपे हुए फलते फूलते पेड़ के जैसी बने, विच इज़ नॉट ए रिबेल बट काइंड एंड हैप्पी, जो मतलब घातक नहीं है, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि सबके लिए दयालु है और प्रसन्न है। बट कंटेन्स हर हैप्पीनेस विद इन पर्टिकुलर प्लेस, और जो है ना मतलब अपनी जो खुशी है उसको एक ही स्थान पर रखती है। एंड मतलब यानी कि वो खुश रहती है, उसके मन में किसी के प्रति गलत विचार और गलत भावनाएं नहीं आती हैं। एंड एडिशनली ही वांट्स हिज डॉटर टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव, टू बी नॉट आर्ग्यूमेंटेटिव एंड एग्रेसिव। और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना करे, बहस बिल्कुल ना करे, और एग्रेसिव मतलब आक्रामक भी बिल्कुल ना हो। वो उसे शांत चाहते हैं और परहैप्स क्वाइट एंड सिक्योर, और वो चाहते हैं उनकी बेटी शांत और सिक्योर मतलब सुरक्षित रहे। रूटेड इन वन डियर परपैचुअल प्लेस, एक ही स्थान पर, मतलब जिसकी जड़ें, उस ट्री का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है ना, जिसकी जड़ें एक ही स्थान पर रहती हैं। He hoped for his daughter to live in a victorious life like a Queen Laurel, and the linet also represent that he wants her thoughts to be a guide for a good life for her and her life to be in a good fate। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी लीनेट पक्षी की तरह हो, जो गाने वाली सिंगिंग बर्ड है, पोएम में मैंने सबके बारे में बताया है, और वो लॉरेल की तरह ग्रीन हो, हरी भरी हो एकदम, और हमेशा खुशहाल रहे। थॉट्स टू बी ए गाइड फॉर गुड, और उसका जीवन जो है वो अच्छा हो, वो एक गाइड बने, मतलब मार्गदर्शक बने अच्छे जीवन के लिए, खुद के लिए। और उसका जो एंड हर लाइफ टू बी इन ए गुड फेट, और उसका जो भाग्य है, जीवन है, वो भी अच्छा, मतलब उसका भाग्य अच्छा हो। गुड लाइफ फॉर हर एंड हर लाइफ टू बी इन ए गुड फेट, ये रिपीट हो गई लाइन। और उसका जीवन जो है वो उसके लिए भाग्य, उसका सौभाग्यशाली हो, अच्छा हो। पूरी पोएम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि पोएट ने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि वो चाहते हैं उसका जो पति हो वो ऐसा हो जो उसे संस्कार वाले घर में लेके जाए, उसके घर में जो उसका ससुराल है वहाँ पर सारी रिचुअल्स का पालन होता हो, सब कस्टम्स को फॉलो किया जाता हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द स्पीकर नॉट डिज़ायर टू हैव हिज डॉटर ग्रो अप टू बी एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। राइटर क्यों नहीं चाहता, स्पीकर क्यों नहीं इच्छा करता कि उसकी बेटी जो है एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल हो, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हो।
द स्पीकर इन दिस पोएम हैज़ ए नंबर ऑफ विशेज फॉर हिज यंग डॉटर। जो स्पीकर है इस पोएम में उसकी अपनी बेटी के लिए, छोटी सी बेटी के लिए बहुत सारी विशेज हैं। ही वुड लाइक हर टू बी ब्यूटीफुल बट नॉट एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल। वो चाहते हैं कि वो सुंदर बने, पर वो नहीं चाहते कि वो बहुत सुंदर बने, कि उसकी बेटी की जो आंखें हैं, टू मेक स्ट्रेंजर्स आई डिस्टॉर्ट, कि वो किसी अजनबी की आंखों को व्याकुल कर दे, पागल कर दे। नॉट टू मेक द गर्ल हरसेल्फ पे टू मच अटेंशन टू हर अपीयरेंस, और ना ही वो चाहते कि वो इतनी सुंदर हो कि वो सारा ध्यान अपनी सुंदरता पर, अपने दिखावे पर ही देती रहे। मतलब दिन भर खड़ी होकर वो सिर्फ शीशा ही देखती रहे, मिरर ही देखती रहे कि अरे मैं तो कितनी सुंदर हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी अपीयरेंस पर ही ध्यान ना दे। द स्पीकर फियर्स दैट दोज हु कंसिडर ब्यूटी एन अल्टीमेट गोल विल बिकम लेस नेचुरली काइंड। स्पीकर को ये डर है कि जो मतलब सुंदरता को ही मानते हैं ना, सब कुछ की सुंदरता ही सब कुछ है, वो नेचुरली काइंड मतलब वो दयालु कम हो जाते हैं। मतलब उनके लिए सुंदरता ही सब कुछ होती है, दया भाव ये सब उनमें नहीं रहता। विच इन टर्न में मीन दैट दे हैव ट्रबल फाइंडिंग इंटीमेसी एंड मेकिंग फ्रेंड्स। वो कह रहे हैं इसकी वजह से उनके अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनते, ऐसे इंटीमेट फ्रेंड्स नहीं बनते जो उनको अच्छे और बुरे वक्त में सही सलाह दें। ही विशेज दैट हिज डॉटर नॉट टू बी सो ब्यूटीफुल। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी इतनी, वो कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि उनकी बेटी इतनी सुंदर ना हो दैट शी अट्रैक्ट्स आइदर हार्म टू हरसेल्फ और टू अनदर, कि वो अपने लिए कोई नुकसान को अट्रैक्ट कर ले, मतलब खुद के लिए कोई नुकसान कर ले, खुद का कोई नुकसान कर बैठे या फिर किसी दूसरे का। फॉर एग्जाम्पल ए मैन दैट मे स्टम्बल इन लव विद हर व्हेन शी बिकम्स ए वुमेन, मतलब वो आदमी जो उससे प्यार करने लगेगा जब वो बहुत सुंदर एक महिला बन जाएगी। मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो बहुत सुंदर हो और कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सुंदरता में वो किसी और आदमी को धोखा दे दे। जैसे पोएट ने यहाँ पर पोएम में बताया था अपनी पोएट की, जिन मॉड गॉन को बहुत पसंद करते थे ना, मैंने जब पोएम पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि वो मॉड गॉन को बहुत पसंद करते थे और मॉड गॉन उनका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर देती है। पोएम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी पोएम है ये। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो तीनों क्वेश्चंस का। ये C3 है, ये C2 है और ये C1 है आपका। अब हम चलते हैं इस पोएम के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। दो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। कमेंट ऑन ईट्स यूज ऑफ द स्टॉर्म एज ए सिंबल इन द पोएम। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो वो कह रहे हैं कि ईट्स ने जो है इस पोएम में जो है क्या यूज़ किया है, सिंबल यूज़ किया है किसका, तूफान का। ईट्स द्वारा कविता में प्रतीक के रूप में तूफान के उपयोग पर टिप्पणी लिखो। तो हमें इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यही है इसका आंसर। यीट्स ए प्रेयर फॉर माई डॉटर प्रेजेंट्स द इमेज ऑफ ए चाइल्ड हु स्लीप साउंडली थ्रू ए थंडर स्टॉर्म। मतलब यीट्स इस पोएम में ना उस बच्चे के बारे में, पोएम सुनो सब कुछ पोएम में से ही, आप स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। यीट्स ने मतलब इस पोएम में उस बच्चे के बारे में बताया है जो तूफान में पालने में सो रहा है। ए प्रेयर फॉर माई डॉटर्स इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स लव फॉर हिज डॉटर। ये जो पोएम है ए प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, मतलब एक मतलब प्रतीक है किस चीज़ का, पोएट का अपनी बेटी के लिए जो प्यार है उसका। मतलब सिर्फ पोएट नहीं, हर पिता अपनी बेटी से प्यार करता है, उसकी चिंता करता है। तो इसमें वही चिंता और प्यार दिखाया गया है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट सर्वाइविंग द टर्मोइल ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और इसमें मतलब कैसे जो आंधी तूफान के बीच में गहरी नींद में उनकी बेटी सो रही है, मतलब कैसे ये जो समकालीन दुनिया की उथल पुथल है वो उससे कैसे बचे रह सकती है। वेयर पैशंस हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द रीजन्स, जहाँ जुनून को कारण से अलग कर दिया गया है, मतलब पैशंस को भावनाओं, और टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। दिस सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ अनस्पेसिफाइड। और जो मतलब कविता की जो सेटिंग है वो अनिर्दिष्ट है, मतलब निर्देशित नहीं किया गया है ठीक से। द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ टॉकिंग टू हिज डॉटर। वक्ता जो है वो खुद कवि है और वो खुद अपनी बेटी से बात कर रहा है। द टोन इज़ ग्लूमी। और जो इस पोएम की जो टोन है वो कैसी है, ग्लूमी है, मतलब उदास है, प्रीशेरियस है एंड फ्राइटेनिंग है, मतलब अनिश्चित है और भयावह है, एज वेल एज डिडैक्टिक। साथ ही कैसी है, डिडैक्टिक है, मतलब शिक्षाप्रद भी है। डायडैक्टिक भी इसे बोला जाता है और डिडैक्टिक भी। द पोएम ओपन्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर प्रेइंग फॉर हिज इनोसेंट इन्फेंट डॉटर। जो मतलब पोएट है मतलब वो क्या कर रहा है, वो उनकी जो बेटी है नहीं, वो एक तूफान के बीच में लेटी हुई है और वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कवि क्या कर रहा है, मतलब कवि जो है वो अपनी मासूम नवजात बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए वर्णन के साथ मतलब ये कविता जो है वो शुरू होती है। एनी लाइंग इन द मिडिल ऑफ ए स्टॉर्म हाउलिंग एंड हाफ इट। जो उनकी बेटी है वो क्या कर रही है, वो उस पालने में लेटी हुई है तूफान के बीच जब बहुत गर्जना हो रही है और वो आधी हिड मतलब चादर से आधी ढकी हुई है। द पोएट डिमॉन्स्ट्रेट्स हिज फीलिंग्स थ्रू द यूज ऑफ सिम्बल्स ऑफ वेदर।
और पोएट जो है कवि मौसम के प्रतीकों के उपयोग के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। द न्यू बॉर्न बेबी गर्ल इज स्लीपिंग अंडर दिस क्रैडल हुड एंड कवरलिड इम्प्लाइंग द इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ एनी। नवजात बच्ची इस पालने के हुड और आवरण के नीचे सो रही है। एनी की मासूमियत और जो उसकी मतलब भेदियता है उसको वो दर्शाता है। इनोसेंस होती है मासूमियत, वल्नरेबिलिटी होती है मतलब कैसे भेदियता, मतलब किस तरीके से वो सोई हुई है। दो द एक्सटर्नल मतलब दुनिया से अनजान है, वो एकदम मासूम है, दुनिया के बारे में बाहर क्या हो रहा है, तूफान आ रहा है, वो उससे उसको कुछ नहीं पता। दो द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ वायलेंट, यद्यपि जो बाहर की दुनिया है वो कैसी है, वायलेंट है, हिंसक है। शी इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट, और वो इससे सुरक्षित है। द स्टॉर्म इज़ ए मेटाफर फॉर द आयरिश पीपल्स स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस, और तूफान अपनी स्वतंत्रता के लिए आयरिश लोगों के संघर्ष के लिए एक रूपक है। विच वॉज एन अनसर्टेन पॉलिटिकल सिचुएशन इन यीट्स डे, जो यीट्स के दिनों में एक अनिश्चित राजनीतिक स्थिति थी, क्योंकि तभी तभी वर्ल्ड वॉर वन जो है वो फिनिश हुआ था। ही फर्दर प्रेजेंट्स द सिचुएशन ऑफ द स्टॉर्म विद रूफ लेवलिंग विंड, और वो आगे तूफान की स्थिति को छत स्तरीय हवा मतलब छत तक बहती हुई हवा, रिप्रेजेंटिंग टर्बुलेंस अशांति का, टर्बुलेंस मतलब अशांति का प्रतिनिधित्व करते हुए, इन द मिडस्ट ऑफ विच द पोएट हैज़ वॉक्ड एंड प्रेड फॉर दिस यंग चाइल्ड एंड अर्थ, इसके बीच में ही प्रस्तुत करता है जिसे कवि ने चलकर इस 1 घंटा चलकर इस छोटे बच्चे के लिए प्रार्थना की है। इंटेंस एंड थ्रेटनिंग फोर्सेस सराउंड्स हर लाइक ए फ्लडेड स्ट्रीम, और तीव्र और धमकी भरी ताकतें उसे बाढ़ की धारा की तरह घेर लेती हैं। फ्लडेड स्ट्रीम मतलब बाढ़ की धारा की तरह। इंटेंस मतलब तीव्र, थ्रेटनिंग मतलब धमकाने वाली, मतलब जोर जोर से आवाज़ें करती हैं ना वो। द पोएट सिम्बोलाइजेज द सी दस आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, कवि इस प्रकार समुद्र का प्रतीक है कि जानलेवा मासूमियत से, मतलब देखो वैसे तो समुद्र शांत लगता है, कवि ने पोएम में बोला है, लेकिन ऐसे जब उसमें महासागर में जब लहरें आती हैं तो वो कैसा, वो मर्डरस बन जाता है, मतलब हत्यारा बन जाता है, ये कवि ने बोला है। Despite his appearance for his child in this turbulent world, he is hopeful for her, मतलब इस अशांत दुनिया में अपने बच्चे के लिए अपनी आशंका के बावजूद वो उसके लिए कैसा है, आशान्वित है, मतलब उसके मन में अपने बेटी के लिए होप है, आशाएं हैं। For Irish War of Independence, the external unrest is a concretization of the poet's internal trauma. The image of the child sleeping innocently by the haystack evocatively signifies the image of Christ. और अटलांटिक महासागर पैदा हुआ तूफान जो है वो आयरिश स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी हिंसा का प्रतीक है, और बाहरी अशांति जो है वो कवि की आंतरिकता की एक ठोस करण है, मतलब वो उसको बता रहा है कि अंदर से वो कैसा है। और उसके बाद जो हेस्टैक के बारे में बोला गया है कि आघात भूसे के ढेर के पीछे, मतलब मासूमियत से सोते हुए बच्चे की छवि जो है वो ईसा मसीह की तरह दिखाई गई है, क्योंकि यीशु का जन्म जहाँ होता है वहाँ पर कैसे बड़ा सा भूसे का ढेर होता है, उसी में वो पैदा होते हैं, तो क्राइस्ट को दर्शाया गया है। अपार्ट फ्रॉम द वुड अराउंड लेडी ग्रिगोरीज स्टेज नथिंग सीम्स टू बार द इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म, और ग्रिगेरी की संपत्ति के आसपास का जो ग्रिगेरी का लकड़ी का जंगल है और जो एक बेयर हिल है, उसके अलावा तूफान की तीव्रता को रोकने के लिए कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पर बेयर हिल नहीं दिया है, लेकिन बेयर हिल पहले वाले क्वेश्चन में आया था तो मैंने आपको दिखाया था। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल M2 के साइड को सब्सक्राइब करना, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोस के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इलेबोरेट ऑन द पोएट्स रीज़न फॉर डिज़ायरिंग दैट हिज डॉटर्स माइंड बी फ्री ऑफ हेटेड, मतलब इलेबोरेट करो इस कारण को कि जो पोएट है वो क्यों चाहता है कि उसकी बेटी का जो माइंड है वो घृणा से फ्री हो। देखो पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं ना सी में, उनका आंसर इसमें मिक्स करके लिखना है आपको। द पोएट्स रीज़न फॉर डिज़ायरिंग दैट हिज डॉटर्स माइंड बी फ्री ऑफ हेटेड, पोएट चाहता है, ये कामना करता है कि उसकी बेटी का जो माइंड है वो घृणा से फ्री हो, बिकॉज ही सेज हेट्रेड इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल द इविल्स, क्योंकि वो चाहता है कि जो नफरत है, घृणा है, वो सभी बुराइयों में सबसे बुरी है। हेट डिस्ट्रॉयज पीपल एंड मेक दैम डू क्रूअल थिंग्स, घृणा नफरत जो है वो लोगों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है, और उन्हें क्रूअल थिंग्स मतलब गलत कार्य करने के लिए, मतलब ऐसे कठोर निर्दयतापूर्ण कार्य करने के लिए उन्हें मतलब प्रेरित कर देती है। नफरत में इंसान कितने बुरे बुरे कार्य कर देता है वो, स्पेशली इंटेलेक्चुअल, और सबसे रूप से मानसिक नफरत जो है मतलब दिमागी नफरत वो, विच इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल काइंड, जो हर प्रकार की नफरत में सबसे बुरी है।
ही सेज दैट इफ द माइंड इज विदाउट एनी हेटेड, वो कहते हैं कि अगर दिमाग किसी भी घृणा से मुक्त रहेगा तो सोल रिकवर्स इनोसेंस, तो आत्मा जो है वो क्या रिकवर कर लेती है, इनोसेंस। और उसके आगे आपको क्या लिखना है कि वो सेल्फ डिलाइटिंग हो जाती है, सेल्फ अपीजिंग हो जाती है, सेल्फ अफ्राइटिंग हो जाती है, जो मैंने पीछे के क्वेश्चंस में आपको बताया। और थोड़ा मिक्स करके आप लिख सकते हो कि यहाँ से लिख सकते हो जैसे कि इसमें पोएट क्या क्या चाहता है अपनी बेटी के लिए, क्यों चाहता है ऐसा माइंड, और बाकी के क्वेश्चंस को थोड़ा मिक्स करके लिख सकते हो। बस आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ए प्रेयर फॉर माय डॉटर के कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।